देखिए, नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां पर मुद्दा उठा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है नीट परीक्षा में धांधली को लेकर, जहां अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं। इसी बीच ये देख लीजिए आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर, तस्वीरें आपके सामने और यहां पर देखिए किस तरीके से बैनर्स जो हैं वो जलाए जा रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आपको यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। नीट की परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोप जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है, एक तरफ कानूनी जंग इसको लेकर जारी है तो दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर राजनीति खूब हो रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है और यहां पर देखिए जो प्रतिलिपियां हैं वो जलाई जा रही हैं, पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं और गुस्सा जाहिर करते हुए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं। सर, आज आपने जंतर मंतर पे आवाज उठाई, अब ये आवाज कहां तक जाएगी? क्या संसद में एक बार फिर अभी सड़क पे आवाज उठाई है, अब सदन में आवाज उठाएंगे। कल पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके और मैं ये मानता हूं कि ये नीट का एग्जाम बहुत बड़ा घोटाला है, ये रद्द भी होना चाहिए एग्जाम और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर, एक बात बताइए, 3 चीजें मैं बोल दूं। पहला नंबर 1, रिजल्ट आना था 14 जून को, 4 जून को क्यों निकला जिस दिन चुनावी परिणाम आए? दूसरा नंबर 720 अंक कैसे 67 बच्चों के आ गए, टॉप कर गए? तीसरा सवाल 6 बच्चे एक ही सेंटर से कैसे टॉप कर गए? चौथा सवाल फिजिक्स में 1 नंबर पाने वाली बच्ची 720 अंक पा के टॉप कैसे कर गई? ये सारे घोटाले को चिल्ला के बोल, ये तमाम चीजें हमें आपको नजर आ रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है पहली बार, उसके बाद कहते हैं कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं, कार्रवाई की जाएगी। अदालत भी परीक्षा को रद्द करने से मना करती है। देखिए, जिनकी सरकार में घोटाला हुआ है, जिन लोगों ने घोटाले को प्रायोजित किया है, वो कैसे मानेंगे कि घोटाला किया है उन्होंने? जिन्होंने पेपर लीक कराया है वो कैसे मान जाएंगे कि उन्होंने पेपर लीक कराया है? अब देखिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा को लेकर लगातार सवाल बरकरार हैं और बड़ी खबर इस बीच ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर भी एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि उम्मीद करते हैं आप वक्त रहते उचित कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज जहां सबकी नजर थी उसको लेकर अब सवाल पूछे गए हैं एनटीए से और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। अंकित, कानूनी जंग चल रही है इस परीक्षा को लेकर और सुप्रीम कोर्ट पर आज सबकी निगाहें थी, क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से सुनवाई हुई, विस्तार से बताइए। पूजा, अगर हम आज की सुनवाई की बात करते हैं तो वैसे तो अगर हम एक शब्द में बात करें तो उसमें एनटीए को नोटिस जारी हो गया है और 8 जुलाई को सुनवाई होगी एनटीए का जब जवाब आएगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी पाई जाती है इस पूरे जो मामले में तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। एक तरह से एनटीए को चेतावनी भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, क्योंकि एनटीए लगातार ये कह रहा है ना कि ऐसा अब तक जो है जो लगातार घोटाले की, पेपर लीक की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, हमको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि 0.001% भी गलती मिलती है तो हम सख्ती से निपटेंगे और साफ तौर पर कहा एनटीए से कि जो छात्र हैं, जो उनकी शिकायत है उसको नजरअंदाज ना करें, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको स्वीकार कर सुधारा जाए। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की 24 लाख छात्रों की मेहनत उन्होंने साल भर की थी, उसको बर्बाद नहीं होना चाहिए। कहीं कोई घोटाला हुआ है, कहीं कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एनटीए से जवाब मांगा है लेकिन आज की सुनवाई के दौरान एक कड़ी नसीहत भी दी है। जी शुक्रिया अंकित अपडेट्स देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कड़ी नसीहत एनटीए को दी गई है। अब आगे बढ़ेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में ईओयू भी एक्शन मोड में है। आज ईओयू ने शक के दायरे में आए 9 छात्रों और उनके अभिभावकों को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच के दौरान 13 छात्रों के रोल नंबर्स मिले थे और इनमें से 4 पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और आज
जो दायरे में आए बाकी 9 छात्र हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें पूछताछ के लिए ईओयू की तरफ से बुलाया गया है। तो एक्शन मोड में लगातार बिहार में ईओयू और इस पूरे मामले में बाकी बचे हुए 9 छात्रों और उनके अभिभावकों को बुलाया गया है। अब देखिए, पटना में पेपर लीक की जांच में एक नया खुलासा भी हुआ है। एबीपी न्यूज को उन छात्रों का स्कोर कार्ड मिला है जो कि शक के दायरे में है। अभिषेक कुमार, शिवानंद कुमार और आयुष राज का स्कोर कार्ड एबीपी न्यूज के पास है। स्कोर कार्ड के मुताबिक ये छात्र परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन टॉप रैंक में अपनी जगह अब भी नहीं बना पाए। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इन छात्रों को 2 विषय में तो बेहद कम नंबर हैं, लेकिन एक विषय में इन्हें ज्यादा नंबर मिले हैं। ये 3 तस्वीरें मार्कशीट की आयुष राज, अभिषेक कुमार, शिवानंद कुमार, जिन पर यह आरोप है कि एग्जाम डेट से एक दिन पहले इन तक प्रश्न पत्र पहुंचे और इन्हें उनके जवाब रटवाए गए, लेकिन जब मार्कशीट सामने आई तो देखिए उसके बावजूद भी ये टॉप रैंक हासिल नहीं कर पाए। इनकी काबिलियत को लेकर आप एक बड़ा सवाल यहां पर सोच सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं कि जब एक रात पहले इन्हें सारे जवाब रटवा दिए गए, उसके बाद भी मार्कशीट जब सामने आती है तो केवल पास मार्क्स इनके नजर आते हैं। ऐसे में अगर ये देश का भविष्य होते, डॉक्टर्स बनते, तो कितना बड़ा ये लोगों के लिए नुकसान हो सकता था। आइए आगे बढ़े। पेपर लीक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया। पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने का ऐलान, परीक्षा में कोई अनियमितता न हो। नीट पेपर लीक के बाद अब एक्शन में आए हैं नीतीश कुमार और इसको लेकर सख्त कानून बनाने का ऐलान। नीट पेपर लीक केस के बाद अब एक्शन में नीतीश कुमार। आइए आगे बढ़े। देखिए, छात्र लगातार नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कितना दर्द है उनके दिल में, जिन्होंने इतने महीनों तक कड़ी मेहनत की। आइए आप सुनिए उनके दर्द। कहीं से जांच होनी चाहिए और फिर बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं, तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। तो सही से इसकी जांच होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे वो सही है, बट जांच होनी चाहिए और इस पर सही एक्शन लिया जाना चाहिए। रद्द कर देना चाहिए नीट का पेपर, क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों में बच्चे हैं जिसका बहुत स्कोर के अकॉर्डिंग रैंक भी बहुत पीछे चला गया है। इस बार जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्क्स तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन रैंक अच्छा आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स लाना और ख़ासकर एक ही सेंटर से 10 बच्चों का 720 लाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने भी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि कुछ ना कुछ धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। मेरे बहुत सारे मेरे 20-30 फ्रेंड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट किसी का नहीं हुआ, क्योंकि रैंकिंग बहुत हाई हो गई और डेफिनेटली पेपर लीक हुआ है। तो सुना आपने इन अभ्यर्थियों का दर्द, इनका गुस्सा। अब ऐसे में एक सवाल है कि विवादों में नीट इम्तिहान, लेकिन क्या है इसका समाधान? राकेश सर, आपके पास आते हुए, बार बार छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, पटना में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, प्रतिलिपियां मिली हैं, रीनीट की मांग हो रही है। आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या दोबारा से एग्जाम कराना ही होगा? देखिए, हर बार परीक्षा कराना इसका समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि उस जड़ तक पहुंचिए जहां से ये गड़बड़ियां हो रही। एक छोटा सा उदाहरण मैं मध्य प्रदेश का देता हूं। 2023 में पटवारी परीक्षा हुई, जैसे अभी 720 नंबर का स्कोर आया, उसी तरह से उस पटवारी परीक्षा में ग्वालियर मुरैना के पास रहने वाले मोहल्ले के आसपास के 4 घरों के 2 दर्जन बच्चे सेलेक्ट हुए और बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। तो 2 दर्जन जो बच्चे सेलेक्ट हुए अड़ोसी पड़ोसी थे, वो एक ही समाज के थे, वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन मूल प्रमाण पत्र उन्होंने वहाँ का बनवा लिया। बाद में वो पटवारी परीक्षा निरस्त की गई, फिर से वो पटवारी परीक्षा अभी तक नहीं हुई। तो वो बच्चों का दोष क्या है जो परीक्षा दे के पटवारी बनना चाह रहे थे? नीट परीक्षा में भी उन बच्चों का क्या है जो परीक्षा दे चुके, तैयारी किए थे, परीक्षा निरस्त हो जाएगी, वो फिर तैयारी करेंगे, कई लोग तो ओवरएज हो जाएंगे। तो इसका समाधान ये है कि आप उस मूल पे क्यों नहीं जाते? बिहार की बात करें, हम सब लोगों ने वो इंटरव्यू देखा होगा जो बिहार बोर्ड में लड़की टॉप की थी, उसका इंटरव्यू हम सब ने देखा था कि वो कितनी अज्ञान थी। वो उसी तरह से ज्ञान और अज्ञान की जो परिभाषा है उसको लेकर पहले उस जड़ पे जाना होगा। हर बात पे परीक्षा निरस्त करके उन बच्चों का भविष्य चौपट करना उचित नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं हुई है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहले तो ये स्पष्ट हो कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, और यदि हुई है
तो उसका समाधान निकालना चाहिए, और यदि नहीं हुई है तो फिर दोषी कहां से आ गए। तो ये बड़ी विसंगतियां आ रही हैं जिला स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और कोर्ट के पास से समाधान क्या निकलेगा? समाधान तो सरकार के पास से निकलेगा, क्योंकि पूरा रैकेट तो सरकार के इर्द गिर्द वाला है। इसी बात को आगे लेकर जाऊंगी विनोद सर आपके पास। अब ये मामला हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर निर्णय सुनाता है आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कायदे से जो एथिक्स हैं वो ये होने चाहिए थे कि जब इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, सबूत मिल रहे हैं, तो ये तो सरकार के लेवल पर ही अब तक इसका समाधान हो जाना चाहिए था। देखिए समस्या ये हो गई कि हर चीज हम सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ के और निश्चिंत बैठ जाती है सरकारें। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट तय करे। भाई सुप्रीम कोर्ट तो किसी समस्या का एक रास्ता सुझा सकता है, वो कानून जो बने हुए हैं उनके तहत कोई फैसला दे सकता है, आदेश दे सकता है। लेकिन समस्या की, जैसे शुक्ला जी ने कहा कि समस्या की जड़ कहाँ है, ये नीट का मामला ही नहीं अकेले। इस देश में लगातार पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। कई परीक्षाएं जो है उसमें जो है जिस तरह प्रॉक्सी में उत्तर लिखे जाते हैं, कई बार नंबर गलत दिए, इतने घोटाले सामने आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 60 लाख पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे, पूरी परीक्षा निरस्त हो गई। अभी पटवारी परीक्षा का उदाहरण नहीं दिया। व्यापम का इतना बड़ा मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ, राजस्थान में पर्चे लीक हुए, कहाँ बिहार में कौन सा राज्य ऐसा बचा है जहाँ इस उत्तराखंड में हुआ जहाँ समस्या ना हो। इसका मतलब एक बड़ा शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जो है सिस्टम के अंदर सक्रिय है, जिसको राजनीतिक और नौकरशाही का संरक्षण मिला हुआ है, तो मिल रहा है और इसीलिए वो बजाय कम होने के बढ़ता जा रहा है उसका दायरा। तो सवाल है वहां करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट तो अपने स्तर से तो करेगा, लेकिन सरकारों को क्या, अब शिक्षा मंत्री जी कह देंगे कि बिना जांच के कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अरे भाई गड़बड़ी नहीं हुई तो इतने सारे बवाल क्यों हो रहा है? आप सभी राज्यों में है, लेकिन किसी में नहीं है। कानून है, कानून होने से कुछ नहीं होता ना, लेकिन ये गड़बड़ी करने वालों में भय परीक्षा नहीं है। माफिया को लेकर आपका सवाल है कि भाई वो जो एक्टिव है उनके रूट तक पहुंचा जाए ना, हर बार परीक्षा को रद्द कर देना। घोषित परीक्षा माफिया हैं जिनको बाकायदा मंचों पर मालाएं पहनाई गई हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट दिए हैं, वो विधानसभाओं और लोकसभाओं तक पहुंचे हैं। तो विजय जी, ऐसे देश का भविष्य बनेगा कि फूल मालाओं से स्वागत कर दिया जाए ऐसे परीक्षा माफियाओं का? है। और जैसे विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, सिर्फ नीट का मसला नहीं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं हमारे, या जॉब्स के लिए जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा घोटाला। और ये जब हम बात करते हैं ना, माफिया जो काम कर रहे हैं, माफिया इसमें दोषी नहीं है। माफिया तो एक धंधा करने वाले लोग हैं, वो बिजनेस है एक तरह का, आजकल एक नया बिजनेस हो गया माफिया। ये माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है और उनकी मदद कौन कर रहा है? वो लोग तो वो हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। आप उनके बिना वो पेपर लीक कैसे होगा? ये पेपर का जो सेंटर्स की पसंद हो रही है वो कैसे बन रही है? लोगों को नंबर एक साथ एक जैसे कैसे मिल रहे हैं? ये सारा वो लोग कर रहे हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। और हम बार बार माफिया पर आ जाते हैं। माफिया तो वो, मैं समझता हूँ, एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है, एक टूल है, वो तो उसको कर रहा है। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। जैसे राकेश जी ने कहा कि भाई, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ। इतना सख्त मंत्री मैंने कोई नहीं देखा जो बिना गलती के भी दोषी को बख्शना नहीं चाहता। अच्छा दुबे जी, ऐसे तो पूरे देश का जो पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर देश का छात्र किस तरीके से भरोसा करेगा? महीनों की, सालों की उनकी मेहनत होती है। कोई पहली बार एग्जाम दे रहा था, कोई दूसरा अटेम्प्ट, किसी का तीसरा अटेम्प्ट। कैसे वो यकीन करे कि भाई समस्या ये, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली तो है नहीं, सबको उसी दायरे में रहना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब छोटे छोटे पटवारी है, कांस्टेबल है, जब इनकी परीक्षाओं में घोटाले होते हैं तो उसकी आंच सरकार तक दरअसल पहुंचती देर से है। ये पहली बार, या शायद पहले भी हुआ हो, मुझे ध्यान नहीं है, पहली बार जो भारत में सबसे ज्यादा संपन्न हिस्सा है भारतीय समाज का, वहां तक ये आंच पहुंची है। भाई एक परिवार जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, प्रतियोगिता की पढ़ाई के लिए, नीट के लिए 40 लाख, 50 लाख, 63 लाख रुपया खर्च कर सकता है, जब उसको लग रहा है कि वो कितनी बड़ी व्यर्थता है वो तमाम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना, तब आप समझ लीजिए कि इसका कुल मिला के परिणाम। अब प्रधानमंत्री जी अपने पूजा, भजन, आरती, यात्राएं, आशीर्वाद, गंगा आरती वगैरह इन सब में लगे हुए हैं, और उन्हीं की पार्टी के ज्यादातर समर्थकों के बच्चे नीट परीक्षा के इस घोटाले में अपना सिर धुन रहे हैं। परिवार वाले चिंतित हैं, परेशान हैं, सबका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, और सरकार अभी नवगठित है। बिल्कुल, देखिए इस सरकार के इस पर फौरी नुकसान भी है और दूरगामी नुकसान भी है। बिल्कुल अभी सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी, चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है। देखिए, मोदी सरकार के आर्थिक मामलों की
कैबिनेट कमेटी की कल बैठक होगी और कल शाम को 5 बजे ये बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मोदी सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की कल बैठक शाम को 5 बजे ये बैठक होने की संभावना है। सीसीईए की बैठक संभव शाम को 5 बजे कल ये बैठक हो सकती है। खबर राजस्थान से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बीजेपी के भीतर कलह खुलकर सामने आने लगी है। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं देवी सिंह भाटी। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की सीटें घटने का ठीकरा बीजेपी के बड़े नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके राजेंद्र राठौर पर फोड़ा है। भाटी ने कहा कि राजेंद्र राठौर ने ऐसा खेल किया कि राजस्थान में जाट वोटर बीजेपी से दूर हो गए और इसी वजह से बीजेपी लगातार तीसरी बार राजस्थान से 25 में से 25 सीटें नहीं ला पाई। देखिए, राजस्थान में एक वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें इस एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ मियाँ ने ये ऐसी गोटियां खेली वहाँ प्रदेश के अंदर और वहाँ केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। और भी कारण था कि जैसे टिकटों का वितरण हुआ, वो भी हमें लगता है कि सही तरीके से उसका वितरण होता स्थानीय लोगों की राय होकर, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नहीं बनती। तो स्थिति बड़ी विकट होगी और ये नतीजा लोगों को भी बड़ा चिंता में लिए बैठा है। अब देखिए, ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि पहले उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान, बीजेपी में आखिर क्यों इतना घमासान? विजय सर, बीजेपी जो अपने संगठन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी, क्या लग रहा है कि इस बार वो सत्ता से संगठन में कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है, इसी वजह से कि राजस्थान में इस तरीके के सुर उठ रहे हैं? मुझे जब हार होती है ना, तो ये सब सुर नजर आते हैं, नाराजगी नजर आने लगती है। यदि ये 25 की 25 सीटें आ जाती तो ये नाराजगी नज़र नहीं आती। अब जब आज वहाँ 10-12 सीटें कम हो गई हैं तो नाराजगी नज़र आ रही है। देवी सिंह भाटी जी राजस्थान के बड़े नेताओं में से रहे हैं, लेकिन ये लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ साहब जो वहाँ पर पहले एलओपी रहे थे, वो और देवी सिंह भाटी में कभी नहीं बनती। वो एक ही इलाके से आते हैं, चूरू और बीकानेर को लेकर। और वो जाटों की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ चूरू में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे राहुल कसवा साहब, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और फिर वो कांग्रेस में आ गए और वहाँ जीत गए, तो उसको भी एक बड़ा मसला बनाया। और ये सच बात है कि वहाँ पर जाटों की बड़ी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी है, उसका नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ साहब को हरवाने वाले लोगों में से भी इन्हीं में से बहुत सारे चेहरे थे, तो उसका हिसाब उन्होंने यहाँ पर लोकसभा में किया है, तो वो पॉलिटिक्स है। लेकिन यदि अब राजस्थान के संगठन को बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन पिछले 5 साल से जब से वसुंधरा जी वहाँ से हटी हैं एक तरह से, खासतौर से इस चुनाव से, विधानसभा के चुनाव से, तब से वहाँ पार्टी का कोई बड़ा दमदार दावेदार या नेता नहीं है जिसकी कोई सब लोग सुनते हो। अब वहाँ सब अपने अपने गुट बनाकर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की लीडरशिप को वहाँ पर कोई एक बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा और वसुंधरा जी उनकी पसंद नहीं है। ठीक है, अभी सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो भाटी साहब का कहना ये है, अखबारों में भी उनका बयान प्रकाशित हुआ है, उनका कहना ये है कि राहुल कसवा का टिकट जब चूरू से काटा गया, और वो गलत काटा गया, उनका कहना है। वो बहुत लोकप्रिय थे, जनता में काम कर रहे थे, सफल थे, लेकिन उनका है हाँ नहीं, उनको टिकट काटा गया। तो उनका कहना यह है कि ये कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ राजस्थान में, और ये बात उनकी मुझे सही लगती है, क्योंकि जब मतदान के विभिन्न चरण हो रहे थे और राजस्थान से खबरें आ रही थी पत्रकारों के जरिए कि वहां पर कुछ भाजपा की कई सीटें घपले में पड़ी हुई हैं, तो हम लोग जब पूछताछ करते थे तो वहां से यही खबर आती थी कि जब से राहुल कसवा का टिकट कटा है तब से सब गड़बड़ हो गया। हुआ ये था कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो जाट बेल्ट थी राजस्थान की, उसने कांग्रेस चुनाव जरूर हार गई, लेकिन जाट बेल्ट में कांग्रेस के तरफ समर्थन दिखाई पड़ा था। अब लोकसभा में वो समर्थन और भी ज्यादा मजबूत हो गया राहुल कसवा का टिकट कटने से। ठीक, लेकिन अभी सर क्या मतलब एक यही फैक्टर नजर आता है कि 11 सीटें बीजेपी वहां से हार गई? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जाटों का वोट, देखिए राजस्थान में जाट वोट बहुत बड़ी संख्या में है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब जाटों को आरक्षण दिया था तब से वो कांग्रेस का पाला छोड़ के भाजपा के पाले में आया था, लेकिन अब वो फिर से कांग्रेस के पाले में चला गया है और पहले विधानसभा में गया और फिर लोकसभा में चला गया। जाटों ने कई इलाकों में
विभिन्न जातियों के साथ मिलकर जो अपने समीकरण बनाए वो कांग्रेस के पक्ष में झुके हुए, कहीं वो मीणाओं के साथ जुड़ा, कहीं वो किसी के साथ जुड़ा, इस तरह करके वो कांग्रेस के पक्ष में समीकरण झुक गए। अच्छा विनोद जी, ये तो जो नए नए मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा, उनके लिए भी अग्नि परीक्षा थी ये वाला लोकसभा चुनाव। तो देखिए अग्नि परीक्षा तो हर मुख्यमंत्री के लिए थी, मोहन यादव के लिए भी थी और भजन लाल शर्मा के लिए भी थी। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। दरअसल राजस्थान में विजय जी तो रहे हैं, बहुत जानते हैं, राजस्थान में कांग्रेस का जो आधार रहा है वो जाट, मीणा इनमें ज़्यादा रहा है और आदिवासियों में रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार बनी उसकी अभी, तो उसने अपना जो सरकार बनाई उसमें कहीं भी जाटों को और इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। उन्होंने हालांकि ट्राइबल में एक बांसवाड़ा के कांग्रेस के नेता को तोड़ करके चुनाव भी लड़ाया, वो हार गए वहाँ, और बाप पार्टी से समर्थन गठबंधन किया कांग्रेस पार्टी ने। तो जो वर्ग कांग्रेस के थे और जो विधानसभा चुनाव में छिटके थे कांग्रेस से, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई, वो वापस कांग्रेस की तरफ लौटे। और इसमें कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी बड़ी भूमिका रही। वो एक नए जाट नेता के रूप में उभर करके राजस्थान में आए, जो पहले कांग्रेस में परशुराम मदेरणा और तमाम मिर्दास वगैरह हुआ करते थे। वो तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण को संभाल नहीं पाई है। राहुल कस्बा का टिकट उसमें। राकेश सर, मुझे एक बहुत छोटे से रिएक्शन में ये बताइए, क्या इस सब के बाद अब राजस्थान में कुछ बड़ा बदलाव होने की संभावना? मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अभी आपने भजन लाल जी की बात की, तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी और राजस्थान में भजन लाल जी ये नीट की तरह पेपर लीक के कारण ही मुख्यमंत्री बने, ये परीक्षा में नहीं बैठे। इसलिए उनके इस असफलता और सफलता को लेके उनको श्रेय देना, ये विफलता का ठीकरा फोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा, और बदलाव हो सकता है सर? बदलाव क्या होगा? वसुंधरा जी को हटाने का मतलब वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कर दी थी जाट और राजपूत के बीच में, और वही सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ गई। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत और धांधली की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा, पहले एनटीए का जवाब देखना जरूरी है। अगर गड़बड़ी हुई है तो ये देखना जरूरी है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने पहले ही इस मामले में 8 जुलाई तक एनटीए से जवाब मांगा है, लिहाजा अब जांच की मांग वाली याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसको इन्वेस्टिगेट फेयरली कीजिए, आपको करना है और नेक्स्ट डेट तक बताना है, और कोई भी ऑफिशियल इसमें मिला हो। आप देख ही रहे हैं सब जगह पे लोग एडमिट कर रहे हैं कि पैसा मिला है, तो ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पूरे मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बड़ी संख्या में छात्रों को परफेक्ट स्कोर मिला है, ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई है। फिलहाल नीट को लेकर चल रही कानूनी जंग में सबकी नजर 8 जुलाई की तारीख पर टिकी है। 8 जुलाई से पहले एनटीए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 8 जुलाई को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब छात्रों के समर्थन में हैं, जंतर मंतर पर कैसे विरोध किया, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मामला लाखों छात्रों से जुड़ा है, इसलिए सरकार ठोस फैसला ले। 20 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। नीट में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद जंतर मंतर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने 19 जून यानी कल पूरे देश में नीट के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। सियासत पार्टी के लिए नहीं है, ये सियासत बच्चों के भविष्य के लिए है, ये सियासत बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है। नीट पेपर लीक केस में पटना में हुई गिरफ्तारी के बाद अब बिहार सरकार एक्शन मोड में है और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में।
नीट पेपर लीक में बिहार पुलिस के एक्शन के बीच नीतीश सरकार ने सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। बिहार सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। बिहार में नीट पेपर लीक केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी बीच एबीपी न्यूज को उन छात्रों का स्कोर कार्ड मिला है जो पेपर लीक केस में शक के दायरे में हैं। अभिषेक कुमार, शिवनंद कुमार और आयुष राज का स्कोर कार्ड सामने आया है। स्कोर कार्ड के मुताबिक ये छात्र परीक्षा तो पास कर गए हैं, लेकिन टॉप रैंक में अपनी जगह नहीं बना पाए। इन छात्रों को 2 विषय में तो बेहद कम नंबर हैं, लेकिन एक विषय में ज्यादा नंबर हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला वाराणसी दौरा है। तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम आज वाराणसी में मेहंदीगंज सेवापुरी में किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 7 बजे पीएम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। रात 8 बजे पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम किसान निधि सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। योजना के तहत पीएम 20,000 करोड़ रुपए की रकम जारी करेंगे। उससे 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी का प्रमाण देंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में जोरदार तैयारियां की गई है। देश दुनिया में एनडीए सरकार की चर्चा हो रही है और मैं काशी का कलाकार अपने काशी के सांसद समेत देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद काशी आगमन पर उनकी रेत कलाकृति बनाया हूँ। तो वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए घाटों को सजाया गया है। तीसरी बार शपथ ग्रहण करके अपना कार्यकाल शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पहली बार आएंगे। यहाँ पर गर्मी क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, उसके लिए क्या क्या तैयारी है उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। कई जगह लगातार मल्टीपल संख्या में पंखे लगाए गए हैं, डबल शेड लगाए गए हैं। ये ध्यान में रखा गया है कि धूप से बचने के लिए जो सामान्य तौर पर टेंट लगता है उसके बाद कपड़ों की लेयरिंग की गई है। ये बताने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे में अन्नदाताओं के लिए जो विशेष सम्मान है उसके साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर जाकर शाम को नरेंद्र मोदी आरती भी करेंगे। ये वही आरती है जिसे विश्व स्तर पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की रही है, जिसमें उन्होंने बार बार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोगों को, प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को ये आरती करवाने और उसे अनुभव करने का मौका अपने साथ वहीं पर दिया है। साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों को बड़ी सौगात देंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में जोरदार तैयारी की गई है। पीएम आज किसान सम्मेलन में शामिल होने के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती में पीएम के शामिल होने के कार्यक्रम को देखते हुए पीएम दशाश्वमेध घाट पूरी तरह तैयारी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और लोग इनवाइट किए कि राम जन्म जी इस बार भी आपको शंखनाद करना है। माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष गंगा आरती में आ रहे हैं। एक तरफ पीएम के स्वागत की तैयारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि पीएम सिर्फ इवेंट और मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये सब मैं समझता हूँ कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए और किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। आज वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी कल बिहार जाएंगे। पीएम राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नालंदा में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी है। चुनावी सियासत में प्रियंका गांधी की सीधी एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी।
रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। वायनाड से प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के इस फैसले के साथ ही प्रियंका गांधी का पहली बार चुनाव लड़ना तय हो गया है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। रायबरेली सीट अपने पास रखने के राहुल गांधी के फैसले के बाद रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। सोनिया गांधी जिंदाबाद। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। उनका दावा है कि प्रियंका गांधी रिकॉर्ड वोट से यहां से जीतेंगी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर आने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस नेता भी जोश में हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से पार्टी दक्षिण में और मजबूत होगी। केरला पीपल लाइक प्रियंका गांधी जी, सही मसला राहुल गांधी जी। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया। रायबरेली की सीट से वो बने रहेंगे और वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी जो चुनाव शायद वायनाड से लड़ेंगी तो निश्चित तौर से कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने तीखा रिएक्शन दिया है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी के लिए वायनाड की लड़ाई आसान नहीं होगी। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए। उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं। वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी में अंतर्कलह शुरू हो गई है और इस हार का ठीकरा राजेंद्र राठौर पर फोड़ा जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सूबे की सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट तय किया था, लेकिन चुनाव में बीजेपी को 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीट पर जीत मिली है। अब हार के लिए बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा है कि राजेंद्र राठौर के कारण ही बीजेपी सूबे में 11 सीटें हार गई है। संगठन का काम है जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि वो पन्ना प्रमुख, वो बूथ प्रभारी और जो वोटर लिस्ट का आंकलन, नाम जोड़ने कटाने, ये इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई। देवी सिंह भाटी ने चूरू से राहुल कस्वा को टिकट नहीं देने के फैसले को बीजेपी की गलती बताया है। भाटी ने कहा कि राहुल कस्वा का टिकट काटने से जाट वोटर्स बीजेपी से दूर हो गए। जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। राहुल कस्वा टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चूरू से चुनाव जीता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तैयारी शुरू हो गई है और विपक्ष इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। 24 जून से शुरू हो रहे संसद के सत्र की तैयारियों को लेकर आज शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। संसद सत्र को लेकर चर्चा होगी, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार परंपरा के मुताबिक विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दे। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के मुताबिक विपक्ष को ही लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मिलता है। ज्यादातर समय इसी परंपरा का पालन होता रहा। आज इंडिया गठबंधन यही तो मांग कर रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उत्तर 24 परगना पहुंची। उत्तर
24 परगना के अमताला के पार्टी दफ्तर में बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रविशंकर प्रसाद, बिप्लब कुमार देव और अग्निमित्रा पॉल शामिल हैं। हर जगह एक ही कहानी है, बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे। ममता जी यही आपकी सरकार है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी आपको शर्म करनी चाहिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन किया गया, कोई पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम बहुत क्लियरली बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। दिल्ली के लोग अब भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। दावों के बावजूद अभी भी कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। 10 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी की सप्लाई का हाल पहले जैसा ही है। संजय कैंप में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन टैंकर से चंद लोगों को ही पानी मिल रहा है और जितना पानी मिल रहा है वो उससे रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है। संजय कैंप का ये इलाका है चाणक्यपुरी का, और इस इलाके में जब ये टैंकर पहुंचता है तो लोग किस तरह से अपने पाइप जो है वो टैंकर के अंदर डालकर उसके सहारे पानी निकालने की और पानी डिब्बे में भरने की कोशिश करते हुए साफ तौर से नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर, तकरीबन जो इस आबादी है 1000 के आसपास आबादी है, लेकिन यहाँ पर जो टैंकर है वो सुबह तकरीबन 8 से 8:30 बजे के आसपास आता है और उसके बाद कुछ इस तरह की जो मारामारी है, एक दूसरे की बीच जो झड़प है वो भी साफ तौर से यहाँ पर नजर आएगी। तो दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सियासी जंग भी चल रही है। इधर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो उधर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार को घेर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पहुंची। आतिशी ने फिर हरियाणा सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से बातचीत के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी है। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए। पानी की किल्लत का असर ये है कि दिल्ली के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। नोटिस बताया गया, कुछ कारण बताया गया, क्या कुछ है, कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है सर। ये बताया जा रहा है कि पीछे हरियाणा से पानी रोका गया है, बस। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान के खिलाफ अब आरजेडी सड़क पर उतर आई है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाकुर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देवेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीतामढ़ी के सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। आरजेडी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयान पर माफी मांगे और इस्तीफा दे। आरजेडी कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर बता रहे हैं कि ये गांव यादवों और मुसलमानों का है, इसलिए जेडीयू सांसद इधर न आए। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि अब वो मुसलमानों और यादवों का निजी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर आरजेडी हमलावर है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये जो सांसद जीत के जाते हैं, ये अपने क्षेत्र में इस तरह का बयान क्यों देते हैं? क्या मैसेज गया है उनके खिलाफ में उनको पता नहीं है। एमपी हम बन जाएं, एमएलए हम बन जाएं, लेकिन जनता में हमको क्या किरकिरी हो रही है इसका भी ख्याल करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह का बयान से बचना चाहिए। वहीं कर्नाटक में बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर अब जेडीएस नेता आज फिर से सड़क पर उतर आए हैं। विपक्ष सिद्धारमैया सरकार से बढ़ाए हुए सेल्स टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहा है।
कर्नाटक में तेल के दाम बढ़ने का विरोध करने के लिए आज जेडीएस के नेता सड़क पर उतरे। कर्नाटक के कई शहरों में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर तेल के बढ़े दाम का विरोध किया। शनिवार को कर्नाटक सरकार ने तेल पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था। सेल्स टैक्स बढ़ने के बाद कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। कर्नाटक में अब पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 102 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दाम 3 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। डीजल की कीमत 85 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 88 रुपए 95 पैसे हो गए हैं। कर्नाटक में विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि सिद्धरामैया सरकार तेल के बढ़े दाम वापस ले। एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी तेल के दाम बढ़ाने के विरोध में पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन किया था। उन्होंने बोला 10 रुपये कम करेंगे, अभी 2 बार बढ़ाया है, लगभग मुझे लगता है 5 रुपये दाम बढ़ा है। बलौदा बाजार में हुई हिंसा के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जंगी प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। मुद्दा है बलौदा बाजार में हुई हिंसा। 10 जून को सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का हाल खराब है। आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट में घुस के कलेक्ट्रेट को जला रहे हैं, तोड़ करना जला रहे हैं, जिससे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं। सूबे के सभी 33 जिलों में प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के 33 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में विष्णुदेव साई की सरकार बनने के बाद ये कांग्रेस का पहला बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बलौदा बाजार पहुंचकर सतनामी समाज के नेताओं और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की थी। कांग्रेस ने मांग की है कि जैतखम को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वो बुधनी से विधायक थे। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान अपना पहला चुनाव बुधनी से जीते थे। शिवराज बुधनी से 6 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज बुधनी से 1,05,000 वोटों से जीते थे। इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी की जनता का प्यार मेरे रोम रोम में बसा है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीते ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 1990 में ब्रजमोहन पहली बार विधायक बने थे। आज का क्षण मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है कि मैं पिछले 35 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनुरत विधायक रहा और आज मुझे ये विधायकी का पद छोड़कर मैं संसद के लिए कूच कर रहा हूँ।